चलो हाँ, लास्ट बताओ, लास्ट क्या पढ़ा आपने? लास्ट बताओ क्या पढ़ा? उत्तराखंड की बैंकिंग व्यवस्था। चलो ठीक। तो आज फिर आपके पास इकोनॉमी सर्वे, जो 2024-25 का आपके पास इकोनॉमी सर्वे है, उस इकोनॉमी सर्वे को आपके पास पढ़ते हैं आज से, ठीक है? तो हेडिंग डालना, उत्तराखंड का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। उत्तराखंड का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। अब बातें नहीं है, हाँ, कभी कभार गुस्सा भी आ जाता मेरे को फिर, ठीक है? उत्तराखंड का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। उत्तराखंड का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। 2024-25। अब जो हमारा उत्तराखंड राज्य है, इस उत्तराखंड राज्य में इकोनॉमी का क्या हिसाब किताब है, उसी हिसाब किताब को बताएगा हमारे पास कौन? आर्थिक सर्वेक्षण। जो उत्तराखंड राज्य है, इस उत्तराखंड राज्य में इकोनॉमी का क्या हिसाब किताब है, ये हमको कौन बताएगा? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 हमको बताएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि साहब 2024-25 में हमारे राज्य की जीडीपी कितनी है, 2024-25 में हमारा ग्रोथ रेट क्या है, 2024-25 में हमारे राज्य की प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय कहाँ है, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ है, अर्थव्यवस्था के किस किस क्षेत्र का योगदान कितना कितना हमारे पास है। तो सिंपल सा बोलने का मतलब ये है मेरा कि ये आर्थिक सर्वेक्षण हमको बताएगा कि हमारे राज्य में इकोनॉमी का क्या हिसाब किताब रहा 2024 और 25 में। आपके पास 25 का तो खैर से चलेगा अभी, है ना, पर 2024 में अगर मैं एक्यूरेट बोलूं 2024 में क्या हिसाब किताब रहा है, वो आपको ये सर्वे बताएगा। अब ये सर्वे आपको कुछ इंडेक्स भी बताएगा, जैसे जीडीपी के बारे में बताएगा आपके पास, है ना। तो ये सबसे पहले जो ये आर्थिक सर्वेक्षण मेरे को बताएगा ना, वो बताएगा उत्तराखंड राज्य की जीडीपी के बारे में। किसके बारे में? उत्तराखंड राज्य की जीडीपी के बारे में। अब गुरुजी ये जीडीपी क्या होता है? तो मैं कई बार अपने लेक्चर में आपको बता चुका हूं, जीडीपी का मतलब होता है क्या? सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। यहां पर सकल का मतलब चेहरे से नहीं होता है बेटा, है। यहां पर सकल का मतलब किससे नहीं होता है? चेहरे से नहीं। ऐसा मत समझ लेना कि किसका चेहरा सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहा और किसका चेहरा सबसे कम ग्रोथ कर रहा है, ये मतलब नहीं है इसका। सकल घरेलू उत्पाद, देखो मैं लिख देता हूं पहले, सकल घरेलू उत्पाद। अगर आप इस शब्द का अर्थ समझ गए तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि ये है क्या। सकल घरेलू उत्पाद। देखो सकल का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे गुरुजी सकल का मतलब होता है ग्रॉस। अब गुरुजी तुमने तो अंग्रेजी में बता दिया ग्रॉस, थोड़ा घरिया भाषा में बताओ जरा सकल का मतलब क्या होता है। तो आप बोलोगे गुरुजी सकल का मतलब होता है घरिया भाषा में कुल। सकल का मतलब क्या होता है? कुल, टोटल आपके पास। घरेलू का मतलब घर, घरेलू का मतलब क्या हुआ? घर आपके पास। और उत्पाद का मतलब क्या हुआ? उत्पादन। क्या हुआ? उत्पादन। तो एक वर्ष के भीतर हमारे राज्य में जितनी चीजों का उत्पादन होगा ना, जितनी भी चीजों का उत्पादन होगा, वही उत्पादन आपके पास क्या कहलाएगा? सकल घरेलू उत्पाद। मान लो मेरे राज्य में एक साल में 20 पेन बने, 40 पंखे बने और 60 कार बनी। क्या बनी? 60 कार। अब मैं तुम्हारे लिए बोलूं कि बताओ साहब, अब 2024-25 में हमारे राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना? तो कुछ नहीं करना, बस इनको जोड़ देना। तो हमारे राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना हो जाएगा? 120 आपके पास। क्या हो जाएगा? 120। तो भैया सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है कुल घरेलू उत्पाद आपके पास। हमारे राज्य में एक वर्ष के भीतर कितनी चीजों का उत्पादन हुआ, वही उत्पादन कहलाएगा क्या?
सकल घरेलू उत्पाद आपके पास। एग्जाम्पल मैंने दे दिया कि मान लो भैया एक साल में हमारे राज्य में 20 पेन बने, 40 पंखे बने और 60 क्या बनी, कारें बनी। तो ये टोटल कितना उत्पादन करा हमने, 120 चीजों का उत्पादन करा ना। कितनी चीजों का उत्पादन करा, 120 चीजों का उत्पादन करा एक साल में। एक साल में हम जितनी चीजों का उत्पादन करते हैं उसी को हम क्या बोल लेते हैं, आपके पास जीडीपी बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं, जीडीपी। लेकिन ध्यान से सुनना बेटा, जो ये जीडीपी होती है ना, जीडीपी, इस जीडीपी का मतलब तो उत्पाद है। जीडीपी का मतलब क्या है, उत्पाद आपके पास। लेकिन इस जीडीपी को हमेशा ना आपके पास पैसों में आपके पास निरूपित किया जाता है। किस में निरूपित किया जाता है, पैसे में। अब इधर सुनो जरा, इसका मैं अच्छा सा उदाहरण देता हूं आपको। मान लो हमारे राज्य में 20 पेन बने। कितने बने, 20 पेन बने। एक पेन की कीमत है 5 रुपए। कितना रुपए, 5 रुपए। 40 पंखा बना। कितने पंखे बने, 40 पंखे बने। एक पंखे की कीमत है 10 रुपए। अब खुश हो गए होंगे तुम ना, 10 रुपए को पंखा है ना। 10 रुपए बेटा वो भी नहीं मिलता आज की डेट में, वो हवा लगाने वाला ना, वो हाथ से लाने वाला। और 60 मिली, 60 बनी क्या, कारें। और एक कार की कीमत है कितनी, 50 रुपए। कितना रुपए, 50 रुपए। और खुश हो गए तुम, 50 रुपए में गुरुजी कहा ना बेटा, रिमोट कंट्रोल वाली नहीं मिलेगी 50 रुपए में, है ना। अब देखो, अब देखो, एक पेन का कीमत है 5 रुपए, तो 20 पेन का कीमत कितना होगा, 100 रुपए। एक पंखे का कीमत है 40 रुपए, तो 10 पंखे का कीमत कितना होगा, 400 रुपए। एक आपके पास भैया, एक जो आपके पास क्या है, कार है, उसकी कीमत है कितनी, 50 रुपए। तो 60 कीमतों की, 60 कारों की कीमत कितनी हो जाएगी, 3000 रुपए। कितना हो जाएगा, 3000 रुपए। देखो उत्पादन कितना हुआ, 120 चीजों का। हमारे राज्य की जीडीपी, अब देखो इसको टोटल काउंट करो जरा। हाँ, कितना रहा, 3500 रुपए, 3500 रुपए। देखो तुम्हें दो तरीके से बोल सकते हो ना, हमारे राज्य की जीडीपी 120 है, मैं ये भी बोल सकता हूं। और मैं ये भी बोल सकता हूं कि हमारे राज्य की जीडीपी 3500 रुपए है। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, बोल सकता हूं ना। तो जीडीपी हमेशा डोनेट आपके पास पैसों में की जाती है, पर लेकिन जीडीपी में हम जो गणना करते हैं वो किसकी करते हैं, उत्पाद की आपके पास करते हैं। किसकी गणना करते हैं, हमेशा उत्पाद। तो गुरुजी जीडीपी का मतलब होता है एक साल के अंदर हमारे राज्य में जो उत्पाद हुआ उसी को क्या बोला, जीडीपी बोला। और जीडीपी की जो हमेशा गणना होती है वो उत्पाद में होती है। किस में होती है, उत्पाद में। और जीडीपी को हमेशा किस में डोनेट करते हो आप, रुपए में। किस में डोनेट करते हो, रुपए में। तो पहला बताओ, जीडीपी समझ में आया, जीडीपी क्या है। जीडीपी में किसकी गणना होती है, उत्पाद की आपके पास गणना होती है। और जीडीपी में हमेशा, जीडीपी को किससे डोनेट किया जाता है, हमेशा रुपए में डोनेट आपके पास किया जाता है। अब देखो साहब, जीडीपी निकालने का फॉर्मूला क्या है, जीडीपी निकालने का फॉर्मूला क्या है। जीडीपी बराबर गुरुजी क्या होता है, जीडीपी बराबर क्या होता है। तो आप बोलोगे गुरुजी जीडीपी बराबर होता है उत्पादन इनटू प्राइस यूनिट, यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस। जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, हम ये देखेंगे कि हमारे राज्य में उत्पादन कितना हुआ। मान लो 100 पेन बने। कितने पेन बने, 100 पेन। और यूनिट प्राइस, एक पेन की कीमत है 500 रुपए। कितना, 500 रुपए। तो निकालो जीडीपी कितना आ जाएगा, 500 रुपए। कितना आ जाएगा, 500 रुपए आ जाएगा ना आपके पास, आएगा कि नहीं आएगा। तो जीडीपी क्या है ये आपने समझ लिया। जीडीपी की गणना कैसे होती है ये आपने देख लिया। मैं अपने राज्य की जीडीपी चाहे 100 बोलूं, 100 उत्पाद बोलूं, चाहे 500 रुपए बोलूं, बात तो एक ही है ना। तो जीडीपी हमेशा किस में दर्शाते हो आप, पैसे में आप लोग दर्शा देते हो। अब देखो साहब, जो ये जीडीपी होती है ना, जीडीपी जो आपके पास क्या होती है, ये जीडीपी होती है। ये जीडीपी होती है बेटा दो प्रकार की। कितने प्रकार की, दो प्रकार की आपके पास क्या होती है, जीडीपी होती है। अब तुम मेरे पे ही मत देखते रहो, हाँ, साथ साथ में इनको लिखते भी रहो। हाँ, ये जो ये काम आएगा तुम्हारे, जब कभी तुम दोबारा आएगा इकोनॉमी सर्वे ना, तो वहां पर पढ़ने का क्या आएगा आपका, वहां पर आपको आसानी होगी इसे पढ़ने में। ठीक है, वहां पर क्या होगी, आपको आसानी मिलेगी इसको पढ़ने में। ठीक है, देखो साहब, अब जो जीडीपी है, ये जीडीपी होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। देखो, पहले प्रकार की जीडीपी को आप बोलते हो नॉमिनल जीडीपी। क्या बोलते हो, नॉमिनल जीडीपी।
ठीक। और दूसरे प्रकार की जीडीपी को आप बोलते हो बेटा रियल जीडीपी। क्या बोलते हो? रियल जीडीपी, रियल जीडीपी। अब भैया नॉमिनल जीडीपी किसको बोलते हो, रियल जीडीपी किसको बोलते हो, इसको समझ लो जरा एक बार। नॉमिनल जीडीपी किसको बोला और रियल जीडीपी किसको बोलते हैं। आपके पास एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, फिर आप अपना डेटा लिख देना है, जो डेटा होगा जीडीपी का 2024-25 में, ठीक है। चलो मान लो 2019 में हमारे राज्य में 20 कारें बनी। कितनी कारें बनी? 20 कारें बनी। 2020 में भी मेरे राज्य में कितनी कारें बनी? 20 कारें बनी। 2021 में भी मेरे राज्य में 20 कार बनी। और 2022 में भी मेरे राज्य में कितनी कारें बनी? 20 कारें बनी। और 2023 में भी मेरे राज्य में कितनी कारें बनी? 20 कारें बनी। ठीक है साहब। 2020 में एक कार का मूल्य था 5 रुपए। कितना रुपए? 5 रुपए। 2020 में एक कार का मूल्य हो गया 10 रुपए। 2021 में एक कार का मूल्य हो गया 15 रुपए। 2020 में एक कार का मूल्य हो गया 20 रुपए। और 2023 में एक कार का मूल्य हो गया भैया 25 रुपए। कितना रुपए? 25 रुपए, है ना। अब देखो इधर, अब मैं तुमसे बोलूं कि बताओ भैया 2019 में मेरे राज्य में राज्य की जीडीपी कितनी थी, तो तुम सीधा बोलोगे गुरुजी 20 पंजा 100, 100 रुपए। कितना थी? 100 रुपए थी। 2020 में कितना थी, तो तुम बोलोगे गुरुजी सीधा 20.200, 200 रुपए थी। कितनी थी? 200 रुपए। 2021 में कितना हो जाएगी? 300 रुपए। कितना हो जाएगी? 300 रुपए। 2022 में कितना हो जाएगी? 400 रुपए। कितना हो जाएगी? 400 रुपए। और 2025 में कितना हो जाएगी? 500 रुपए। कितना हो जाएगी? 500 रुपए आपके पास हो जाएगी। जीडीपी दो प्रकार की होती है, एक को बोलते हो नॉमिनल जीडीपी और एक को बोलते हो क्या? रियल जीडीपी। क्या बोलते हो? रियल जीडीपी। अब देखो साहब, अब मैं इसी चार्ट से तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। अब मेरे को ये बताओ, क्या 2019 से लेकर और 2023 तक मेरे राज्य की जीडीपी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बताओ। नहीं बढ़ी? वो तो ये पागल हो रहे भाई, ये दिख नहीं रहा बढ़ा हुआ। पहले 100 थी, अब 500 है। अब वो एक उत्पाद पे तब चलेंगे ना, पर पहले तुम जीडीपी देखो ना। जीडीपी देखो, जीडीपी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है ना जीडीपी। पर लेकिन हम जीडीपी में काउंट करते क्या है? उत्पाद को। किसको काउंट करते हैं? उत्पाद को। अगर आप उत्पाद देखोगे तो उत्पाद क्या नहीं है आपके पास? उत्पाद नहीं बढ़ रहा, बल्कि क्या बढ़ रही है? महंगाई बढ़ रही है। तो देखो, जब भी हम करंट प्राइस पर, जब भी हम क्या करेंगे? करंट। करंट का मतलब इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं है आपके पास, बिजली वाला करंट नहीं। जब भी हम करंट प्राइस पर जीडीपी को निकालते हैं ना, जीडीपी को, तो उसको बोला जाता है बेटा नॉमिनल जीडीपी। क्या बोला जाता है? नॉमिनल जीडीपी। जब भी हम प्रचलित भाव पर, करंट प्राइस का मतलब होता है प्रचलित भाव, तो जब भी हम करंट प्राइस पर जीडीपी को निकालेंगे तो उस जीडीपी को बोला जाएगा क्या? नॉमिनल जीडीपी। या इसी जीडीपी के लिए एक नाम चलता है आपके पास, क्या? प्रचलित भाव पर जीडीपी। वैसे पूरा नाम अगर मैं इसका बोलूं ना, तो प्रचलित भाव पर सकल घरेलू उत्पाद। प्रचलित भाव पर जीडीपी आपके पास। प्रचलित भाव पर जीडीपी क्या होती है पता चला? जब भी आप करंट प्राइस में जीडीपी निकालोगे तो उसको क्या बोल लोगे? प्रचलित भाव पर जीडीपी, या नॉमिनल जीडीपी, या फिर रियल जीडीपी। अब देखो साहब, ये रियल जीडीपी क्या होती है? रियल जीडीपी, अब इधर देखो जरा, इधर देखो भैया, हमने इस चार्ट में देखा कि उत्पाद तो बढ़ ही नहीं रहा, केवल क्या बढ़ रही है? महंगाई आपके पास बढ़ रही है। बढ़ रही है ना महंगाई। तो इधर देखो, हम क्या करते हैं, अर्थशास्त्रियों ने क्या फॉर्मूला निकाला है कि भैया करंट प्राइस पर तो जीडीपी कभी घटती है
कभी बढ़ती है आपके पास, है ना। और कभी कभी भैया जैसा आप 2020 में देखोगे तो 2020 में उत्पाद घटा आपके पास, 2021 में उत्पाद घटा क्योंकि कोरोना वगैरह आ गए थे। तो अर्थशास्त्रों ने एक फॉर्मूला दिया है कि भैया हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा वर्ष देखेंगे जीडीपी को काउंट करने के लिए जिस साल ना तो ज्यादा महंगाई हुई हो और ना ज्यादा सस्ताई हुई हो, ना ज्यादा उत्पाद हुआ हो ना कम उत्पाद हुआ हो। तो जब भी आपके पास जीडीपी को एक ऐसे वर्ष पर काउंट किया जाता है जिस साल ना तो महंगाई ज्यादा रही हो ना महंगाई कम रही हो, ना उत्पाद ज्यादा रहा हो ना उत्पाद कम रहा हो, उस वर्ष को आपके पास बोला जाता है क्या, आधार वर्ष। क्या बोला जाता है, आधार वर्ष। और बेटा वास्तव में आधार वर्ष के आधार पर जो जीडीपी निकाली जाती है ना, वही हमारे राज्य की क्या होती है, रियल जीडीपी आपके पास होती है। तो रियल जीडीपी हमेशा किस पर निकालते हो, बेस ईयर प्राइस पर। किस पर निकालते हो, बेस ईयर प्राइस पर निकाली जाती है रियल जीडीपी, और नॉमिनल जीडीपी निकाली जाती है किस पर, करंट प्राइस पर। अब देखो जो ये रियल जीडीपी है ना, रियल जीडीपी, इस रियल जीडीपी को आप स्थिर भाव पर प्रचलित जीडीपी भी बोल लेते हो। क्या भी बोल लेते हो, स्थिर भाव पर प्रचलित जीडीपी भी आप लोग बोल लेते हो। क्या बोल लेते हो, स्थिर भाव पर प्रचलित जीडीपी भी आप लोग बोल लेते हो। तो जीडीपी कितने प्रकार की हुई, दो प्रकार की। पहली जीडीपी को क्या बोला, नॉमिनल जीडीपी, और दूसरे प्रकार की जीडीपी को क्या बोला, रियल जीडीपी। वास्तविक जीडीपी कौन होगी, तो आप बोलोगे गुरुजी वास्तविक जीडीपी स्थिर भाव पर प्रचलित जीडीपी होगी, यानी कि यही जीडीपी मुझे बताएगी कि वास्तव में मेरा राज्य विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है, यही जीडीपी है। ये तो आपके पास करंट प्राइस वाली जीडीपी तो घटती बढ़ती रहती है आपके पास। अब देखो अब दो प्रश्न बनेंगे साहब आपके पास, कितने प्रश्न बनेंगे, दो प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न आपके पास क्या बनेगा, पहला प्रश्न पेपर में आपके पास डायरेक्ट बनेगा कि भैया वर्ष 2024-25 में, कब, वर्ष 2024-25 में प्रचलित भावों पर, अब ध्यान से सुनना है, वर्ष 2024-25 में प्रचलित भावों पर उत्तराखंड राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना है, पहला प्रश्न बनेगा ये। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि वर्ष 2024-25 में स्थिर भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना है। अब तुम ऐसा मत सोचना कि गुरुजी हमसे ही पूछ रहे हैं ऐसा प्रश्न, आज से पहले भी बहुत बार पेपरों में इस प्रकार का प्रश्न पूछ चुका है कि भैया इस वर्ष प्रचलित भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना था और इधर आपके पास कितना है। तो ध्यान से भैया और अच्छे से इस डेटा को लिख देना आप लोग कि वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड राज्य का जो आपके पास क्या था, जीडीपी था 2024-25 में, वो है 303.78 हजार करोड़ रुपए। 300, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, ये तो मैं कब का बता रहा हूं आपको, ये मैं बता रहा हूं भैया 2023-24 वाला। आप 24-25 वाला देखो, हाँ 378.24 हजार करोड़ रुपए, हजार करोड़ रुपए, करोड़ रुपए। तो पहला प्रश्न क्लियर हुआ कि वर्ष 2024-25 में प्रचलित भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना है, तो 378.24 करोड़ आपके पास है। स्थिर भाव पर 2024-25 में उत्तराखंड राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना है, तो आप बोलोगे साहब स्थिर भाव पर यह है 217.82 हजार करोड़ रुपए, करोड़ रुपए आपके पास। अब बस मोटा मोटी याद रखना केवल, हाँ ये पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। 2024-25 में कितना है हमारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, 378 करोड़ रुपए।
और प्रचलित भाव सॉरी स्थिर भाव पर कितना है हमारा जीडीपी? 217.82 हजार करोड़ रुपए। अब बेटा आप देखो, अब बहुत सारे तुम में से ऐसे भी होंगे जो वीडियो बीपीडीओ पटवारी की तैयारी कर रहे होंगे ना। अब देखो, अब प्रश्न क्या बनता है, अब प्रश्न क्या बनता तुम्हारे पास? प्रश्न तुम्हारे पास डायरेक्ट दे देगा कि 2023-24 में, और यूके ट्रिपल एससी की तो पुरानी आदत है ना, एक साल पहले का पूछना आपके पास। अब प्रश्न क्या बन जाएगा कि 2023-24 में उत्तराखंड राज्य का जो आपके पास प्रचलित भाव पर सकल घरेलू उत्पाद है 2023-24 में, वो कितना था? कोई आइडिया तुमको? कोई आइडिया 2023-24 में कितना था? तो आप बोलोगे 2023-24 में था 332.99 हजार करोड़ रुपए। हजार करोड़ रुपए, करोड़ रुपए कितना था? 332.99 हजार करोड़ रुपए। ठीक है, चलो साहब, अब ये कितना था? ये 2023-24 में ये कितना था भैया 2023-24 में? तो भैया ये आपके पास था 2023-24 में 204.34 हजार करोड़ रुपए। हजार करोड़ रुपए, करोड़ रुपए आपके पास। अब देखो साहब, प्रश्न, दोनों प्रश्न क्लियर हो गए आपको? पहला प्रश्न क्या बना कि वर्ष 2024-25 में प्रचलित भाव पर उत्तराखंड राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना है? सीधा 378 करोड़, क्या रख लो, याद रख लो। स्थिर भाव पर उत्तराखंड राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना है 2024-25 में? 217.82 हजार करोड़ रुपए है। अब दूसरा प्रश्न देखो, अब मुझे ये बताओ भैया 2024-25 में उत्तराखंड की जीडीपी ज्यादा है कि 2023-24 में उत्तराखंड की जीडीपी आपके पास ज्यादा है? बताओ, 2023-24 में ज्यादा थी कि 2024-25 में ज्यादा है? 24-25 में क्या है? ज्यादा आपके पास है। तो अगला प्रश्न सुनो, क्या बनेगा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में उत्तराखंड राज्य के प्रचलित भाव पर सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? मैं दोबारा प्रश्न को रिपीट कर लेता हूं कि 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड राज्य के प्रचलित भाव पर सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो देखो भैया, इधर था 332.99, इधर है 378.24, और अगर आप इसको परसेंट में निकालोगे ना तो आता है 13.59%। कितना आता है? 13.59%। तो जरा एक लाइन मेंशन करना, अच्छे से लिखना, वर्ष 2023-24 की तुलना में, अच्छा वर्ष 2023-24 के सापेक्ष, वर्ष 2023-24 के सापेक्ष वर्ष 2024-25 में, वर्ष 2024-25 में, वर्ष 2024-25 में प्रचलित भाव पर, प्रचलित भाव पर, प्रचलित भाव पर उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में, उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 13.59% की वृद्धि आंकी गई है। 13.59% की वृद्धि आंकी गई है। 13.59% की वृद्धि आंकी गई है। जीडीपी कितना है? 378 हजार करोड़ रुपए, और आधार वर्ष की तुलना में कितना है? 217।
दो लोगों को आपस में बहुत खतरा, 217 है ना, आधार वर्ष, ठीक है। 3 और इधर कितना आसान है, याद रख लेना, 3 7 8, बस 3 है 7 है 8 है। वर्तमान में 3 7 8, दो लोगों को आपस में खतरा 217, ठीक है ना, ये 2011 का आपके पास है। अब देखो साहब, अब प्रश्न क्या बनता है, अब देखो जीडीपी का मतलब है क्या, उत्पाद, और उत्पाद को हम हमेशा किस में काउंट करते हैं, पैसा, किस में काउंट करते, पैसा। एक इतिहासकार था एडम स्मिथ, उसने बोला अर्थशास्त्र का मतलब बल धन का विज्ञान है। क्या है, धन का विज्ञान। एडम स्मिथ, आप अर्थशास्त्र का जनक बोल लेते हो ना एडम स्मिथ को, तो एडम स्मिथ ने जब अर्थशास्त्र की परिभाषा दी ना, तो एडम स्मिथ ने बोला कि साहब अर्थशास्त्र का मतलब धन का विज्ञान है। कई सालों तक ये परिभाषा चलती रही, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान। फिर बाद में एक टैलेंटेड आदमी आया, तो उसने बोला यार, बोला पैसा पैसा क्या लगा रखा, पैसा पैसा, बोला पैसा तो हाथों का मैल है, आज है कल नहीं है। क्लास 2 में जो तुम्हारे पास 2 रुपए का नोट था, वो आज है, तुमने संभाल रखा, चले गया ना कहीं। परसों जो तुम्हारे पास नोट था वो है आज, वो दे दिया सब्जी वाले को, सब्जी खरीद ली। तो पैसा तो हाथ का मैल है, आता है बोला जाता है। अर्थशास्त्र का मतलब बल कल्याण है। क्या है, कल्याण। फिर कल्याण वाली परिभाषा चलती रही, फिर आधुनिक परिभाषा आपके पास चलती रही। तो जीडीपी को अगर हम मोटा मोटा तौर पर देखें ना, वैसे तो जीडीपी को अगर हम देखें तो जीडीपी क्या है, उत्पाद है, पर मोटा मोटा तौर पर अगर हम देखें तो भैया उत्पाद को भी हम पैसे में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, तो जीडीपी का मतलब पैसा, अगर मोटा मोटा तौर पर हम बोले। अब भैया जो जीडीपी है ना, जो पैसा, राज्य की जो जीडीपी है, कुछ प्राथमिक क्षेत्र से पैसा आता होगा राज्य की जीडीपी में, कुछ द्वितीय क्षेत्र से आता होगा, कुछ तृतीय क्षेत्र से आता होगा, कुछ हरिद्वार से आता होगा, कुछ उधम सिंह नगर से आता होगा, कुछ पौड़ी से आता होगा, कुछ नैनीताल से आपके पास आता होगा। बोलो आता होगा रे कि नहीं आता होगा, आता होगा। तो उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस जिले का है, उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान वाला जिला, मतलब वो जिला जिस जिले से सबसे ज्यादा उत्पाद या पैसा आता है उत्तराखंड की जीडीपी में। तो उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान वाला जिला बताओ बेटा कौन है, कौन है, हरिद्वार। बहुत बढ़िया, कौन है, हरिद्वार, हरिद्वार। और उत्तराखंड की जीडीपी में सबसे कम योगदान वाला जिला कौन है, रुद्रप्रयाग। बहुत बढ़िया, योगदान वाला जिला आपके पास कौन है, रुद्रप्रयाग है। कौन है, रुद्रप्रयाग आपके पास है। कौन है, रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका, हरिद्वार का। सबसे कम योगदान किसका, रुद्रप्रयाग का। किसका है, रुद्रप्रयाग का आपके पास है। तो चलो साहब ये हो गया जीडीपी। अब देखो जीडीपी में भी सबसे ज्यादा जो पैसा है वो किस उप क्षेत्र से आता है। जीडी देखो, मतलब कुछ पैसा आता होगा जीडी, देखो हाँ, मान लो हमारे राज्य की जीडीपी 100 रुपए है। कितना रुपए है, 100 रुपए है। अब 100 रुपए में से भैया 10 रुपए आया प्राथमिक क्षेत्र से, 70 रुपए आया द्वितीय क्षेत्र से, और 20 रुपए आया तृतीय क्षेत्र से। अब प्राथमिक क्षेत्र के भी क्या होते हैं, कुछ उप क्षेत्र होते हैं, द्वितीय क्षेत्र के भी क्या होते हैं, कुछ उप क्षेत्र होते हैं, तृतीय क्षेत्र के भी क्या होते हैं, कुछ उप क्षेत्र आपके पास होते हैं। तो यहां पर हम तीनों उप क्षेत्रों को काउंट करते हुए चलेंगे, तीनों क्षेत्रों के उप क्षेत्रों को काउंट करते हुए चलेंगे। तो जरा एक छोटी सी हेडिंग डालना, राज्य की जीडीपी में उप क्षेत्रों का योगदान। राज्य की जीडीपी में उप क्षेत्रों का योगदान, जीडीपी में उप क्षेत्रों का योगदान, उप क्षेत्रों का योगदान। अच्छे से जैसे मैं इसको पढ़ा रहा हूं ना, ऐसे तैयार करोगे आप लोग, हाँ ठीक है। उत्तराखंड राज्य की जीडीपी में उप क्षेत्रों का योगदान, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान की बात नहीं कर रहा मैं द्वितीय क्षेत्र के योगदान की बात भी नहीं कर रहा, तृतीय क्षेत्र के योगदान की बात नहीं कर रहा, उनकी बाद में बात करूंगा। इसके बाद जब प्रति व्यक्ति आए पढ़ा दूंगा तुमको। अभी मैं केवल किसकी बात कर रहा कि जीडीपी में विभिन्न उप क्षेत्रों का योगदान कितना है।
तो बेटा उत्तराखंड राज्य की जीडीपी में जो सबसे ज्यादा योगदान है ना, सबसे ज्यादा योगदान आपके पास वो है निर्माण क्षेत्र का। किसका है? निर्माण उपक्षेत्र का। निर्माण उपक्षेत्र का। किसका है? निर्माण उपक्षेत्र का। किसका है? निर्माण उपक्षेत्र का योगदान आपके पास सबसे ज्यादा है। उसके बाद साहब किसका है? उसके बाद है साहब होटल, व्यापार, जलपान गृह का। होटल, व्यापार और जलपान गृह का। जलपान गृह का। इसके बाद किसका है साहब? इसके बाद है साहब विनिर्माण उपक्षेत्र का। किसका है? विनिर्माण उपक्षेत्र का। विनिर्माण उपक्षेत्र का। विनिर्माण उपक्षेत्र का। और इसके बाद किसका है साहब? परिवहन, भंडारण और संचारण का। परिवहन, भंडारण और संचार का। अब इसका मतलब है क्या साहब? इसका मतलब क्या है? मान लो हमारे राज्य की जीडीपी 100 रुपए है। कितना रुपए? 100 रुपए। तो इस 100 रुपए में से क्या पूरा का पूरा पैसा प्राथमिक क्षेत्र से आया होगा? नहीं। क्या द्वितीय क्षेत्र से आया होगा? नहीं। क्या तृतीय क्षेत्र से आया होगा? नहीं। आप बोलोगे गुरुजी कुछ प्राथमिक क्षेत्र से आया होगा, कुछ द्वितीय क्षेत्र से आया होगा और कुछ पैसा तृतीय क्षेत्र से आया होगा। क्या प्राथमिक क्षेत्र में भी सारा पैसा जीडीपी में कृषि से आया होगा? आप बोलोगे नहीं। पशुपालन से आया होगा? नहीं। बैंकिंग से आया होगा? नहीं। होटलों से आया होगा? नहीं। कुछ होटलों से आया होगा, कुछ बैंकिंग से आया होगा, कुछ पशुपालन से आया होगा, कुछ निर्माण से आया होगा, कुछ विनिर्माण से आया होगा आपके पास ना। देखो अब भैया उत्तराखंड राज्य की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? निर्माण क्षेत्र का। उत्तराखंड की राज्य की जीडीपी में निर्माण क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तो आप बोलोगे गुरुजी 26.15% है। कितना है? 26.15%। होटल, व्यापार और रेस्टोरेंट का योगदान कितना है? तो आप बोलोगे होटल, रेस्टोरेंट और व्यापार का योगदान है 17.56%। 17.56%। निर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र का कितना है? तो विनिर्माण क्षेत्र का है भैया 15.32%। 32%। और इसका भंडार संचार का है 8.68%। कितना है? 8.68% आपके पास। 8.68% आपके पास। ये क्या है? आपके पास योगदान है। अब देखो ये हो गया सबसे ज्यादा किसका? विनिर्माण का। फिर किसका? होटल, व्यापार, जलपान गृह का। फिर किसका? विनिर्माण उपक्षेत्र का। और फिर किसका? परिवहन एवं परिवहन, भंडार, संचार का। परिवहन जानते हो ना, जो ट्रांसपोर्ट आपके पास है। भंडार मतलब स्टोरेज जो आपके पास है। संचार का मतलब जो आपके पास कम्युनिकेशन वगैरह है। अब देखो प्रश्न किस प्रकार से बनेगा। अब मैं प्रश्न दे रहा तुमको। हाँ देखो, देखो हाँ प्रश्न किस प्रकार से बनेगा। अभी एक दिन इसके इकोनॉमी सर्वे के प्रश्न भी कर लेंगे आपके पास। हाँ जब बजट और इसको पढ़ लेंगे ना तो दोनों का कंबाइंड प्रश्न कर लेंगे आपके पास। देखो प्रश्न क्या बनेगा। प्रश्न बनेगा कि उत्तराखंड राज्य की जीडीपी में निम्न क्षेत्रों को, निम्न उपक्षेत्रों को, निम्न उपक्षेत्रों को उनके आरोही क्रम में, उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का
चयन कीजिए। अब देखो इधर हुआ, ध्यान से देख लिया तुमने। अब चलो भैया, सबसे पहले इसने दिया होटल, व्यापार, रेस्टोरेंट। ठीक, अगला भैया इसने क्या दिया? अच्छा, होटल, व्यापार, रेस्टोरेंट गलत लिख दिया मैंने, रेस्टोरेंट हटा देता हूं इसको, यहां से व्यापार। अब नंबर दूसरा भैया जो इसने आपके पास दिया, वो दिया विनिर्माण। विनिर्माण। तीसरा इसने दिया निर्माण। और जो चौथा इसने आपको दिया ना, चौथा इसने भैया आपको दिया भंडारण। चौथा क्या दे दिया? भंडारण। क्या दे दिया चौथा? भंडारण इसने आपको दे दिया। अब देखो बेटा, अब होगा इधर पर विकल्प पड़ा हुआ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो पहला दिया इसने 3 4 2 1, 4 3 2 1, 1 2 3 4 और 4 1, और एक इसने दिया आपके पास, देखो एक इसने दिया इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अब बताओ उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं क्यों होगा? देखो, आपको आरोही क्रम में बताना है ना। किस क्रम में बताना है? आरोही। आरोही में आपको बढ़ते हुए क्रम की ओर जाना पड़ेगा। देखो, सबसे कम योगदान किसका है इसमें से? किसका है? भंडारण का। किसका है? भंडारण। फिर किसका है? देखो, किसका है? विनिर्माण। किसका है? विनिर्माण का आपके पास है। विनिर्माण के बाद किसका है? किसका है? होटल व्यापार का। किसका है? होटल व्यापार का। और होटल व्यापार से ज्यादा किसका है? किसका है? निर्माण का आपके पास। यानी कि उत्तर क्या बनना चाहिए था? 4, आपके पास 2, आपके पास 1 और आपके पास 3। ये बनना चाहिए था ना उत्तर, पर लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो सीधा उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं आपके पास। तो इस प्रकार से बनेगा आपके पास प्रश्न। अब चलो, अब देखो, अब आइस पाइस खेलो। अब बताओ, सबसे ज्यादा किसका है? निर्माण का। फिर किसका है? होटल, व्यापार, रेस्टोरेंट वगैरह का है। फिर किसका है? विनिर्माण का। और फिर किसका है? किसका है? परिवहन का। जीडीपी कितनी है? जीडीपी 378,000 करोड़ रुपए। स्थिर भाव पर कितनी है? कितना है? फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? दो को आपस में खतरा, यानी कि 217,000 करोड़ रुपए। सबसे ज्यादा जीडीपी किसकी है? हरिद्वार की। और सबसे कम जीडीपी कितनी है? हाँ, तो आप बताओ वृद्धि कितनी हुई पिछले साल की तुलना में? 3.13 कितना? 559%। ठीक है ना? चलो, याद हो गया। तो जीडीपी का मामला आपका क्या हो गया? आपका खत्म हो गया। हो गया, याद हो गया ना जीडीपी आराम से। चलो ठीक है। अब जीडीपी के बाद बेटा जो अगला डेटा होता है, अगला डेटा, जीडीपी के बाद हमारे पास जो अगला डेटा रहेगा वो रहेगा भैया प्रति व्यक्ति आय का। एक सेकंड, एक सेकंड जरा। थोड़ा मेरे माँ का फोन आ रहा है, रुक जाओ थोड़ा।
चलो साहब, हाँ चलो अब हेडिंग डालो प्रति व्यक्ति आय। उत्तराखंड राज्य की प्रति व्यक्ति आय, राज्य की प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, उत्तराखंड राज्य की प्रति व्यक्ति आय। अब देखो प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है कि भैया प्रत्येक व्यक्ति की आय आपके पास, मतलब अगला डेटा इकोनॉमी सर्वे आपको क्या बताएगा कि हमारे राज्य में प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी है। तो देखो इधर तब है, अब मालो माल बनने वाले हो तुम। देखो 2024-25 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी आंकी गई है। तो आप बोलोगे 2024-25 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 2,74,664 रुपए आंकी गई है। कितनी आंकी गई है? 2,74,664 रुपए आपके पास क्या है, प्रति व्यक्ति आय आंकी गई है। ठीक है साहब। अब देखो 2023-24 में कितनी रही हमारी प्रति व्यक्ति आय। तो आप बोलोगे 2023-24 में हमारी प्रति व्यक्ति आय रही 2,46,178 रुपए। कितनी रही? 2,46,178 रुपए क्या रही हमारी प्रति व्यक्ति आय रही। क्या रही? प्रति व्यक्ति आय रखी। अब देखो है तुम्हारी प्रति व्यक्ति आय 2,74,664 रुपए प्रति वर्ष। हाँ प्रति वर्ष है। और रोबोट है ला कोचिंग में आ रहे हैं? कहाँ कोचिंग नहीं आते तब ना, जब 2 लाख इतनी हो जाती तब साल भर की आय। 2 लाख होता है कि यार पैसा है ही क्या, हाथों का मैल। 2 लाख है ही कितना है ना, है ही कितना 2 लाख। तो 2,74,664 रुपए नेत भी डुबा रहे रोबोट। तो 2 लाख के पीछे डुबा, 2,74,000 के पीछे 2,74,000 भी होता तो चल ठीक फिर ना, कि नहीं आता गुरुजी में कोचिंग। अब 2,74,000 क्या यार, इतना तो दान कर सकता तू गुरुजी को, है ना। ठीक है। अब इधर देखो साहब, अब मेरे को बताओ पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई कि गिरावट हुई? वृद्धि हुई। तो जरा लिखना वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय में, वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय में 11.33% की वृद्धि आंकी गई है। तो कितने की वृद्धि हुई हमारे प्रति व्यक्ति आय में? 11.33% की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई? 11.33% की वृद्धि हुई है। अब देखो राष्ट्रीय आय में बेटा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? राष्ट्रीय आय में, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है 8.7% की। कितने की? 8.7% की क्या हुई है आपके पास वृद्धि हुई है। 8.7% की आपके पास क्या हुई? आपके पास वृद्धि हुई। अब देखो इधर सुनो, ध्यान से सुनना इधर। अब इधर देखो राष्ट्रीय आय में वृद्धि सबसे ज्यादा हुई कि उत्तराखंड की आय में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई? उत्तराखंड। अब देखो कुछ ना करो, अब देखो प्रश्न देखो 11.33% में से कितने को घटा दो? 8.7% को घटा दो। बताओ कितना आ रहा? देखो 33 में से 7 गया, कितना बचा? बताओ कितना बचा? 26। और 11 में से 8 गया तो कितना बचा? 3। तो जरा एक पॉइंट लिखना, उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से, उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 3.26% अधिक आंकी गई है। 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 ठीक है।
सीधा मोटा मोटा 2,74,000 हमारी अभी राष्ट्रीय आय है, वो सॉरी राष्ट्रीय आय क्या, हमारे उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 2,74,000। 2,74,000 को गोली मारो, वो बताओ करोड़ों वाला जीडीपी कितना है, 378, और प्रचलित भाव जो स्थिर भाव पर 217। वृद्धि कितने की हुई जीडीपी में, 13.59%। सबसे ज्यादा कहां की है, हरिद्वार की। सबसे कम, उत्तराखंड की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किस उप क्षेत्र का, निर्माण क्षेत्र का, फिर होटल व्यापार रेस्टोरेंट का, फिर विनिर्माण का, और फिर परिवहन का। आपकी बात तो ये हो गया। प्रति व्यक्ति आय में लिखना, सब सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है, हरिद्वार है, हरिद्वार। कौन है, हरिद्वार। जबकि जबकि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला, जबकि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला रुद्रप्रयाग है। कौन है, रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग है। कौन है, रुद्रप्रयाग। चलो ठीक है। अब हेडिंग डालो बेटा, उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर। उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर, आर्थिक विकास दर। अच्छा, आपकी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है, आपको कौन बताएगा, जीडीपी बताएगा कि नहीं बताएगा। भैया आपकी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है, कौन बताएगा, जीडीपी बताएगा। और जीडीपी में भी वास्तव में कौन बताएगा, रियल जीडीपी बताएगी। तो ब्रैकेट में लिख देना स्थिर भाव पर, स्थिर भाव पर, स्थिर भाव पर। हाँ, स्थिर भाव पर उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर। क्या हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है, यह हमको जीडीपी बताएगी। और जीडीपी में भी कौन सी जीडीपी बताएगी, रियल जीडीपी बताएगी। और रियल जीडीपी को हम क्या बोल लेते हैं, स्थिर भाव पर सकल घरेलू उत्पाद आपके पास। अब देखो साहब प्रश्न, 2024-25 में उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर कितनी है, 2024-25 में उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर कितनी है, बताओ साहब। तो आप बोलोगे देखो कुछ नहीं, आराम से देखो, ये आराम से तुमको 6 लिखना, 6 पे बिंदु लगा देना ऐसा, फिर 6 ही लिखना तुमको, है ना, बस 1 लिख दो, बात खत्म। 6.61% उत्तराखंड की क्या है, इकोनॉमी ग्रोथ आपके पास है, आर्थिक विकास दर आपके पास है। चलो साहब ठीक है। अब देखो 2023-24 में कितनी थी ये, 2023-24 में कितनी थी, तो आप बोलोगे गुरुजी 2023-24 में ये थी भैया 7.83%, 83% ये थी साहब 2023-24 में। अब स्टेटमेंट फॉर्म में प्रश्न बने कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में उत्तराखंड राज्य की आर्थिक विकास दर में कमी हुई कि वृद्धि हुई, कमी हुई है। तो क्या आपकी गई है, कमी। तो हमारा इकोनॉमी रेट, आर्थिक विकास दर अभी कितना चल रहा है, 6.61% आपके पास चल रहा है। कितना चल रहा है, 6.61% आपके पास चल रहा है। चलो साहब ठीक, चलो ठीक है। अब चलो, हाँ अब एक प्रश्न दे रहा मैं तुमको, प्रश्न। अब देखो प्रश्न जरा, चलो हाँ लिखना जरा प्रश्न। स्थिर भाव पर, भाव पर उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर, आर्थिक विकास दर किस वर्ष या किस वित्तीय वर्ष, किस वर्ष
सर्वाधिक रही, मतलब ऐसा साल जिस साल उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही। पहला प्रश्न तो है ये। अब देखो दूसरा प्रश्न देखो जरा। स्थिर भाव पर, स्थिर भाव पर, स्थिर भाव पर मतलब बेस प्राइस पर उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर, आर्थिक विकास दर किस वर्ष सबसे कम रही? इसका मैं बता देता तुमको, इधर देखो, इसका मैं बता देता हूं। इसका है भैया उत्तर 2020-21। इस समय ना जो हमारी आर्थिक विकास दर रही बेटा वो माइनस रही, -12% कोरोना के चक्कर से। अब तुम्हारे लिए प्रश्न ये है भाई दशरथ याद? वेरी गुड। तो स्थिर भाव पर उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर किस वर्ष सर्वाधिक रही, आपके लिए क्या है प्रश्न? भंडार जी है वो याद? पिछले साल में पढ़ाया था मैंने, ये है कौन से साल रही? कौन से साल आपकी आर्थिक विकास दर सबसे ज्यादा रही है? ठीक है ना, ये आपके लिए क्या है प्रश्न है। देखो प्रश्न कितना बढ़िया है ना, कि स्थिर भाव पर उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर किस वित्तीय वर्ष में सबसे ज्यादा रही और किस वित्तीय वर्ष में सबसे कम आपके पास। यहां तो सीधा माइनस में चले गई और यहां ना 10 पॉइंट कुछ था आपके पास। ठीक है ना, तो ये आपके लिए प्रश्न है, घर के लिए नहीं आएगा, कल मेरे से पूछ लेना आप लोग फिर। ठीक है, अदरवाइज मिल जाएगा तुमको। ठीक है ना, चलो ठीक। तो विकास दर भी देख ली, चलो भैया ठीक है, विकास कर रहा है उत्तराखंड, कर रहा है ना विकास आपके पास, चलो ठीक। अब चलो अगला, अब अगला क्या बताएगा भैया तुमको इकोनॉमिक सर्वे, कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते? कितने क्षेत्र होते? 3 क्षेत्र होते हैं ना। कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं बेटा। कितने क्षेत्र? 3 क्षेत्र। ठीक है, अब भैया विभिन्न क्षेत्रों का योगदान घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये तो मेरे को जीडीपी बताएगा ना। तो देखो पहले मैं लिख देता हूं 2011-12, ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूं 2024-25। अब क्यों कर रहा मैं इतनी मुंड कपाले, अभी देख लेना तुम। स्थिर भाव पर है ये भी, स्थिर भाव पर क्या, प्रचलित भाव पर, चलो ठीक, प्रचलित भाव पर, प्रचलित भाव पर, प्रचलित भाव पर उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में प्रचलित भाव पर। प्रचलित मतलब करंट प्राइस पर, प्रचलित भाव पर, प्रचलित भाव पर। और यख इधर, इधर मैं लिख देता हूं एक चार्ट बना के निष्कर्ष, निष्कर्ष। इधर क्या लिख दूंगा? निष्कर्ष आपके पास लिख दूंगा। उत्तराखंड के अर्थव्यवस्था के गुरुजी 3 क्षेत्र। पहले क्षेत्र को बोलते हो प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। प्रकृति से जो चीजें मुझे डायरेक्ट मिलती है उनको रखा जाता है प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र से जो भी चीजें मिली उनको उपयोगी बनाने के लिए, उन चीज जब उनको उपयोगी बनाया जाता है, गेहूं खा सकते तुम? गेहूं खा सकते, आटा बनाना पड़ेगा ना। हाँ, तो प्राथमिक क्षेत्र मतलब प्रकृति से जो भी चीजें हमको डायरेक्ट मिली उनको मनुष्य के उपयोगी बनाने के लिए, ठीक है ना, उनको उपयोगी बनाकर जिस क्षेत्र में रखा जाता है ना उसको बोलते हो द्वितीयक क्षेत्र। मतलब जैसे देखो, इधर सुनो, चलो सुनो, क्या तो कई बार बता रखा तुम, द्वितीयक क्षेत्र, इसमें टाइम वेस्ट करना सोचो है। और फिर तीसरा देखो, तीसरा आपके पास तृतीयक क्षेत्र। क्या है? तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र? 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक। कुछ पैसा अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र से आता है, कुछ द्वितीयक क्षेत्र से आता है, और कुछ कहां से आता? तृतीयक क्षेत्र से आपके पास आता है। कहां से आता है? तृतीयक क्षेत्र में आपके पास आता है। अब देखो भैया,
वर्ष 2011 जो आधार वर्ष है ना, आधार वर्ष, इस आधार वर्ष में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था बोला 14%। कितना था? 14%। द्वितीयक क्षेत्र का था बोला 52.12%। कितना था? 52.12%। और तृतीयक क्षेत्र का था बोला 33.88% आपके पास। मतलब 2011-12 में अगर 100 रुपए था उत्तराखंड की इकोनॉमी में, तो 14 रुपए प्राथमिक क्षेत्र से आया, 52 रुपए द्वितीय क्षेत्र से आया, और तृतीय क्षेत्र से कितना आया? 34 रुपए मान लो, पॉइंट से ज्यादा है ना, तो 34 रुपए मान लो। अब देखो, अभी तक जो आपने वर्तमान योगदान पढ़ा था वो बजट के अनुसार पढ़ा था। अब इकोनॉमी सर्वे क्या बोलता है? इकोनॉमी सर्वे भैया आपके पास बोलता है कि उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 9.34% यह है। इसका कितना है द्वितीय क्षेत्र का? 44.65। वो जो 9.83 आप बात कर रहे हो ना, वो बजट के अनुसार है। किसके अनुसार? बजट के। मेन ये है इकोनॉमी सर्वे वाला, ठीक है ना। चलो, ये कितना है? 44.65%। और इसका कितना है? 46 कितना सौरभ? 02%। बहुत बढ़िया, 46.02% आपके पास कितना है? 46.02% आपके पास है। अब देखो, अब इधर देखना वो है। अब बताओ मेरे को, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? बताओ, देखो जरा इसको पढ़, देखो इधर देखो, इधर देखो ना, बताओ। तृतीय क्षेत्र का। सबसे कम योगदान किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का। किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का। चलो ठीक है, अच्छी बात है। प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम और तृतीय क्षेत्र का सबसे ज्यादा आपके पास। अब मेरे को बताओ बेटा, इधर देखो जरा, ध्यान से सुनो, ध्यान से अच्छे से, ठीक है। कैलकुलेटर यूज कर सकते तुम, है इधर देखो। अब मेरे को ये बताओ, प्रश्न अगर तुम्हारे पास ये बने कि प्रचलित भाव पर उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है, तब क्या बोलोगे? बताओ। प्रचलित भाव पर उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तब भी क्या बोलोगे? तृतीय क्षेत्र का। सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, आधार वर्ष के सापेक्ष उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई कि कमी हुई? प्राथमिक क्षेत्र में कितने की कमी हुई? घटाओ पटाओ जरा। कितना? माइनस, पक्की बात है, 17 का। वो बजट का हिसाब किताब किनारे रख दो ना अभी। छोटो कितने का आ रहा है? 4.66 माइनस 4.66% की क्या आ रही है? कमी आ रही है। अलग सह जोड़ना इसको है, सह ढंग से। अब बताओ, द्वितीय क्षेत्र में आधार वर्ष के सापेक्ष वृद्धि हो रही कि कमी हो रही? बताओ। कमी हो रहा, तो बताओ कितने की हो रही? रॉबर्ट साहब बताना है, मार्क्स अंतर को। बता। 7.47% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। अभी प्रश्न बनाएंगे। अच्छा, अब तृतीय क्षेत्र में देखो, तृतीय भैया को देखो, इसमें कमी हो रही कि वृद्धि हो रही? वृद्धि। तो बताओ कितने की हो रही? प्लस कितना? रॉबर्ट को बोलना 12 इनकी आवाज कम सुनाई देती है यार मेरे को। तेरे अंदर दम है तो जोर से बोल लेते ना। 12.14% की है ना। 12.14% की क्या हो रही है? वृद्धि आपके पास हो रही है। यानी कि तृतीय क्षेत्र उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था का एकमात्र क्षेत्र है जिसमें आधार वर्ष के सापेक्ष क्या हुई है? वृद्धि आपके पास हुई। अब इधर देखो, अब तब ये लिख बना दिया, ये बना दिया ऐसे ही, बना दिया ऐसे ही। अब देखो मेरे को बताओ, आधार वर्ष के सापेक्ष उत्तराखंड के प्रचलित भाव पर राज्य की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वाधिक कमी हुई है? सर्वाधिक कमी, सबसे ज्यादा कमी किसकी हुई इस साल? इधर इधर देखिए, किसमें आई सबसे ज्यादा कमी? द्वितीय क्षेत्र। और सबसे कम कमी किसमें आई? प्राथमिक। दो क्षेत्रों में कमी आई है ना। सबसे ज्यादा कमी आई किसमें? द्वितीय क्षेत्र में। और सबसे कम कमी आई किसमें?
और वृद्धि किस में हुई? मात्र तृतीय क्षेत्र में। तो जरा लिखो, एक दो पॉइंट पेपर के लिए बढ़िया से लिखना। आधार वर्ष के सापेक्ष उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में, आधार वर्ष के सापेक्ष उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में, उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा कमी, कमी या गिरावट जो लिखना चाहो, सबसे ज्यादा कमी द्वितीय क्षेत्र में, सबसे ज्यादा कमी द्वितीय क्षेत्र में, तथा सबसे कम कमी, तथा सबसे कम कमी, कमी तो आई पर सबसे कम आई, तथा सबसे कम कमी प्राथमिक क्षेत्र में आई है, प्राथमिक क्षेत्र में आई है। किसमें आई है? प्राथमिक क्षेत्र में आई है, प्राथमिक क्षेत्र में आई है। अगले लाइन से लिखना, आधार वर्ष के सापेक्ष उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था का एकमात्र क्षेत्र, आधार वर्ष के सापेक्ष उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था का एकमात्र क्षेत्र, आधार वर्ष के सापेक्ष उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था का एकमात्र क्षेत्र, एकमात्र क्षेत्र जिसमें वृद्धि आंकी गई, जिसमें वृद्धि हुई, जिसमें वृद्धि हुई, डैश करके लिख देना तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। कितने की वृद्धि हुई बेटा? 12.14% की, ब्रैकेट में लिख देना 12.14% की, 12.14% की, है ना, 12.14% की क्या हुई है? वृद्धि आपके पास हुई है, एकमात्र क्षेत्र है। अब हेडिंग डालो, प्राथमिक क्षेत्र में उप क्षेत्रों का योगदान। है ना, गुरुजी बोले दुख खत्म क्यों नहीं होता है ना, गुरुजी क्यों नहीं होता ये दुख खत्म, है ना। तो बेटा जब नौकरी लगना है तो थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा तुमको। हाँ, प्राथमिक क्षेत्र के उप क्षेत्रों का योगदान। रोबोट बोल रहा गुरुजी कितना गंदा आदमी है तो, है ना। अभी और लिखा रहे, प्राथमिक क्षेत्र के उप क्षेत्रों का योगदान। अब भैया इधर सुनो, भैया रोबोट इधर देखो, यहां देखो। हाँ देखो, उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? कितना है? 9.14। क्या समझो तो इसका मतलब देख इधर। है, मान ले उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था 100 रुपए, इकोनॉमी 100 रुपए है, तो 9 रुपए का बिटी आ रहा है प्राथमिक, और 44 रुपए कहां से आ रहा है? वो ये 46 रुपए का बिटी आ रहा तृतीय क्षेत्र से, तो हो गया ना 100। क्या जो ये 9 रुपए प्राथमिक क्षेत्र से आ रहा है, क्या केवल प्राथमिक क्षेत्र से भी विभिन्न जगहों से आ रहा होगा ना 9 रुपए? कुछ कृषि से आ रहा होगा, कुछ पशुपालन से आ रहा होगा, कुछ मत्स्य से आ रहा होगा, कुछ वानिकी से आ रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा जो 9.9 रुपए 34 पैसा है वो केवल कृषि से आ रहा, विभिन्न क्षेत्रों से आ रहा होगा ना आपके पास। तो आपने क्या हेडिंग डाला? आपने हेडिंग डाला कि प्राथमिक क्षेत्र के उप क्षेत्रों का योगदान। अब देखो प्रश्न क्या बनता, प्रश्न सुनो बुला, क्या बनता प्रश्न? प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किस उप क्षेत्र का है? पढ़े तुम्हारे बिंगने में पोथले पढ़े? क्या बोला मैंने कि उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किस उप क्षेत्र का है? तो आप बोलोगे उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किसका है? कृषि उप क्षेत्र का है। बहुत बढ़िया रोबोट, बहुत बढ़िया। आजकल पढ़ रहा लड़का मतलब, है ना, कृषि, कृषि। इसका योगदान कितना है? तो आप बोलोगे 36.48% है। कृषि के बाद है भैया सबसे ज्यादा योगदान पशुपालन का। पहले वानिकी थी शायद से दूसरे नंबर पे ना, पशुपालन। पशुपालन का भैया 25.08%।
अब इस बार आ गया वानिकी एवं लठ बनाना, वानिकी एवं लठ बनाना। अब देखो, हाँ इधर देखो कितना है योगदान इसका, है 25.04%। चलो साहब ठीक है। अब पशुपालन की, अब भैया खनन, पशुपालन की बात कौन, खनन, खनन का योगदान कितना है, तो आप बोलोगे गुरु जी खनन का योगदान है 12.93%। और खनन के बाद है भैया मत्स्य, मत्स्य। अब देखो, हाँ मत्स्य का है, देखो जीरो में है, 0.4 दूना 8, 0.48% आपके पास। अब देखो आपके पास बीच में, मेरे को ध्यान नहीं है, कोई एक पेपर हुआ था आपके पास और उसमें क्या आया प्रश्न, उसमें प्रश्न आया कि उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में मत्स्य उप क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है, तो परसेंट भी याद रख लेना है। ऐसा मत बोलना कि शर्म लगती है एग्जामिनर को पूछ देगा ना, परसेंट दया कर देगा हम पे, है ना, कि हाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, तब ये परसेंट भी क्या रख लेना, मोटा मोटी याद है, मोटा मोटी ऐसा थोड़ा सीधा रख लो, कृषि 36, पशुपालन 25, और ये थोड़ा ये वानिकी और पशुपालन थोड़ा रख लेना है ना, क्योंकि 0 0 ये है थोड़ा अंतर। फिर खनन और मत्स्य का। अब प्रश्न, मैं तुमसे एक प्रश्न बना रहा, मैं तुम्हारे पास देखो प्रश्न, क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था के, उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के योगदान, प्राथमिक क्षेत्र के उप क्षेत्रों के योगदान को, योगदान को आरोही क्रम में लगाइए, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ये पुलिस वाला है ना जो नन्ना मुन्ना राही, व्यवस्थित कीजिए, उसके लिए तो सीधा से है सबसे ज्यादा योगदान किस उप क्षेत्र का और सबसे कम योगदान किस उप क्षेत्र का। अब देखो बेटा, पहला है नंबर 1 आपके पास वानिकी, क्या है वानिकी। नंबर 2 है बेटा आपके पास पशुपालन, क्या है पशुपालन। नंबर 3 है बेटा आपके पास मत्स्य, और नंबर 4 जो आपके पास है, अब कृषि को नहीं रख रहा मैं यहां, कृषि की जगह मैं यहां पर रख देता हूं आपके पास खनन, क्या रख देता हूं खनन आपके पास। अब इधर होगा पड़ा हुआ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी आपके पास। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा पहला तीसरा चौथा। अब अगला आपके पास तीसरा चौथा, पहला दूसरा, दूसरा पहला चौथा तीसरा। अब बताओ क्या हो जाएगा, सी आपके पास, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। सबसे कम किसका है, आरोही में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में जाना है, बड़ा आ आया तो बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही में छोटा आ आया तो छोटे की ओर जाना, अवरोही में छोटा आ आया तो छोटे की ओर, आरोही में बड़ा आया तो बड़े की ओर जाना है, ठीक है ना। चलो तो देखो सबसे कम किसका है, मत्स्य का, फिर किसका खनन का, फिर किसका वानिकी का, और फिर किसका पशुपालन का। ऐसा अब अगला लिखना जरा, अगला पॉइंट, हाँ अगला पॉइंट लिखना सीधा ऐसे लिखो, हाँ सर्वाधिक योगदान, प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किस जिले का है, प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान उधम सिंह नगर, वह सबसे कम योगदान रुद्रप्रयाग जिले का है, वह सबसे कम योगदान रुद्रप्रयाग जिले का है। किसका है, रुद्रप्रयाग जिले का। ठीक, अब हेडिंग डालो, द्वितीयक क्षेत्र के उप क्षेत्रों का योगदान, द्वितीयक क्षेत्र के उप क्षेत्रों का योगदान, उप क्षेत्रों का योगदान, द्वितीयक क्षेत्र के उप क्षेत्रों का योगदान। तो देखो बेटा, द्वितीयक क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान जिस उप क्षेत्र का वो है विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब जानते तुम, मैन्युफैक्चरिंग, है ना,
फिर है बेटा निर्माण का, निर्माण मतलब नए पंखे कितने बने, 100 बने साहब, तो वो हो गया निर्माण। रिपेयरिंग करके ही पंखे कितने बने, 50, तो वो हो गया क्या, विनिर्माण। ठीक है, विनिर्माण, निर्माण, और फिर है साहब आपके पास विद्युत गैस जलापूर्ति, विद्युत कॉमा गैस कॉमा जलापूर्ति, जलापूर्ति। अब देखो बेटा, इधर देखो ध्यान से, विनिर्माण क्षेत्र का कितना वो है, तो आप बोलोगे 58.56%। निर्माण क्षेत्र का कितना है, 34.32%। और विद्युत गैस जलापूर्ति का कितना है, तो आप बोलोगे 7.12%। कितना है, 7.12%, ये है। तो द्वितीय क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा पैसा किससे आता, विनिर्माण उपक्षेत्र से, और फिर उसके बाद निर्माण से, और फिर उसके बाद विद्युत गैस और जलापूर्ति से। ए भाई जी, बिजली बिल करते तुम जमा करते ना, हाँ, तो बस वो इलेक्ट्रिसिटी बनी वो बांटी, बस वही है। गैस सिलेंडर, सिलेंडर है ना, जलापूर्ति, वाटर सप्लाई आपके पास, इससे। अब चलो तृतीय क्षेत्र के उप क्षेत्रों का योगदान। अच्छा, पहले यूट्यूब से भी पढ़ा तुमने ये कभी, हाँ, आया तुमको यूट्यूब से समझ में आया, हाँ। तो जब यूट्यूब से पढ़ लिया था तुमने, तो इधर क्यों बोला दोबारा पढ़ने तब, हाँ, समझ में नहीं आया, हाँ, क्या बोल रहे इधर, क्या बोले, इधर खोपड़ी में बैठ गया, हाँ, कि निकल गया। चलो, हाँ, तृतीय क्षेत्र के उप क्षेत्रों का योगदान आपके पास। तो तृतीय क्षेत्र में भैया सबसे ज्यादा जो योगदान है वो है होटल। तृतीय क्षेत्र में भी जो सबसे ज्यादा पैसा आता होटल, व्यापार और रेस्टोरेंट से। कहां से आता, होटल, व्यापार और रेस्टोरेंट से। यहां से आता है साहब 38 एक ये भी लिख दो इसमें, जलपान गृह, जलपान गृह, इसको सर्विस सेक्टर बोलते हो ना। चलो, इधर से आता है साहब 38.15% पैसा। कितना, 38.15% पैसा। फिर आता है साहब परिवहन, संचार और भंडार से, परिवहन, संचार व भंडार से। यहां से हमारे पास आता है कितना पैसा, तो आप बोलोगे 18.87%। बस ये याद रखना, सबसे ज्यादा होटल व्यापार का, फिर किसका, परिवहन का। परिवहन के बाद भैया जो आपके पास सबसे ज्यादा पैसा आता है वो आता है अन्य सेवाओं से, अन्य सेवाओं से, अन्य सेवाओं से। अन्य सेवाओं से आता है 14.53% पैसा। ठीक है, और साहब आपके पास परिवहन हो गया। फिर आता है साहब स्थावर संपदा से। स्थावर संपदा जानते तुम, सरकार ने कोई जमीन खरीदी बेची, उससे स्थावर संपदा। स्थावर संपदा से आपके पास है 12.17%। फिर साहब आपके पास जो पैसा आता है वो आता है लोक प्रशासन से। लोक प्रशासन से, अब इसको याद रखना बेटा, लोक प्रशासन, लोक प्रशासन से पैसा आता है आपके पास 9.33%। फिर है वित्तीय सेवाएं, छठा है वित्तीय सेवाएं, वित्तीय सेवाएं। इससे बेटा जो पैसा आता है वो आता है 6.95%। अब किसको बोला मैंने याद रखने के लिए, किसको बोला, लोक प्रशासन, क्योंकि यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में लोक प्रशासन का योगदान कितना है। कितना है, 9.33% आपके पास। ठीक है, तो ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र का हमने देख लिया हिसाब किताब, जीडीपी का हिसाब किताब देख लिया, विकास दर का हिसाब किताब देख लिया, और देखो जीडीपी देख ली, प्रति व्यक्ति आय देख ली, विकास दर देख ली, और इसके अलावा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र देख ले, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उप क्षेत्र देख ले।
प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किस जिले का, द्वितीयक क्षेत्र में किसका, तृतीयक क्षेत्र में किसका, ये मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूं। ठीक है साहब, फिर बाकी का इसके सेकंड पार्ट वो देखते हैं कल के लेक्चर में आपके पास। ठीक है, चलो।